So block 5 unit 3 डिपेंडेंट एंड हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसमें आज जो है हम एक ही पढ़ेंगे डिपेंडेंट वाला, कल पढ़ेंगे हिस्ट्रियोनिक वाला। दो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हैं तो एक दिन में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। सो डिपेंडेंट वाले पे आते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आदमी जो है डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हर एक के लिए रिक्वायर्ड है कि हम किसी न किसी पे किसी की चीज़ के लिए डिपेंडेंट होते हैं, दैट इज़ अ नॉर्मल थिंग। लेकिन इनका डिपेंडेंस जो है इतना एक्सेसिव होगा कि वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा। पैथोलॉजिकल मतलब इनके जो है इम्पेयरमेंट आने शुरू हो जाएंगे लाइफ में, जो सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट है वो आने शुरू हो जाएंगे, और दूसरों को भी इनसे प्रॉब्लम होनी हो सकती है शुरू। तो इसको जो है सबसे पहले क्या कहते थे, अर्लियर डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाज नोन एज एस्थेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ASTHENIC। तो इसमें जो है इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, अगर एक लाइन में बोलना हो तो वो है परवेसिव साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल। परवेसिव मतलब हर चीज में, नॉट जस्ट वन थिंग और टू थिंग, इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। और दूसरा वर्ड है परवेसिव के साथ में साइकोलॉजिकल। तो जो डिपेंडेंस है वो साइकोलॉजिकल है ज़्यादा। एक तो होता है ना कि भाई मेरे पास में कोई चीज़ नहीं है या कोई कॉम्पिटेंस नहीं है तो मुझे दूसरे पे डिपेंडेंट होना है, पर आदमी कॉम्पिटेंट है, कर भी सकता है, तो भी दूसरे पे डिपेंडेंट है। वो जो है क्या हुआ, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ज़्यादा हुई। और दूसरा साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस में क्या है कि इनको खुद को हमेशा लग रहा होगा कि ये इनएडिक्वेट है, कि ये जो भी हैं ये, इनके पास सफिशिएंट स्किल नहीं है या सफिशिएंट नॉलेज नहीं है या सफिशिएंट कैपेबिलिटी नहीं है या खुद कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इस टाइप का इनको साइकोलॉजिकल एक बैरियर होगा दिमाग में, इवन इफ दे आर वेल इक्विप्ड एंड वेल स्किल्ड टू डू समथिंग। तो ये है दो चीज़ें, परवेसिव साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन अदर पीपल। और कैसे कैसे पता चलती है ये सब चीज़ें, ये तो एब्स्ट्रैक्ट हो गया। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये कभी भी कोई प्रोजेक्ट जो है खुद से स्टार्ट नहीं करेंगे। जैसे मान लो इनके पास में पैसा भी है, एक्सपीरियंस भी है, एनर्जी भी है, फिजिकल नॉलेज भी है, सब कुछ है, लेकिन अपना बिजनेस खुद स्टार्ट नहीं करेंगे। दे विल ऑलवेज लुक फॉर ए पार्टनर, क्योंकि पार्टनर हो तब हम स्टार्ट करेंगे। जैसे पिक्चर भी जाना है तो पैसा है, गाड़ी है, टिकट भी मिल रहा है, लेकिन कोई साथ होगा तब जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। तो इनको जो है कोई भी चीज़ जो है ये स्टार्ट तभी कर ही नहीं सकते हैं कि जब तक कि इनके साथ में कोई हो ना। और सेकंड एग्जांपल, जो कोई भी डिसीजंस जो इनके लाइफ के जो है ये तभी लेते हैं जब कोई और ले, मतलब कोई और डिसीजन लेके बताए तुम ये करो तुम्हारे लिए ठीक है, देन दे विल डू इट। तो इसमें ये जो है क्योंकि हर डिसीजन में ये कर रहे हैं तो ये परवेसिव रिलायंस हो गया। और मैं बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बहुत स्मॉल डिसीजंस की बात कर रहा हूँ। एज स्मॉल एज कि मेन्यू है सामने रखा, क्या ऑर्डर करना है, उसके लिए भी दे विल बी डिपेंडेंट ऑन कि तुम बताओ क्या ऑर्डर करें। बड़े डिसीजंस की बात नहीं कर रहा हूँ कि मूवी चले कि हाँ चलते हैं, तो अब कौन सी मूवी चले तुम बताओ। मतलब इतना सिंपल चीज़ों पे भी ये डिसीजन का नहीं हुआ। कौन सा शो चलना है नहीं पता। तो अब जो है ये जो साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस इनकी है दूसरों के ऊपर, तो इसी की वजह से इनको कभी कभी जो है ये भी लगता है कि कहीं ये अकेले रह गए तो इनका क्या होगा। सो दे हैव वेरी इंटेंस फियर ऑफ बीइंग लेफ्ट अलोन, क्योंकि मेंटली अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं मान रहे हैं ना कि अकेले रह गए तो ये कुछ कर पाएंगे। तो इसलिए अकेले रह जाने का इनको बहुत फियर होता है। तो अब उस अकेले ना रह जाए उसके लिए ये क्या करना होगा, अकेले ना रह जाए उसके लिए जो है इनको एक साथी साथ रखना होगा कोई ना कोई। तो अब वो साथी साथ रखने के लिए वो बहुत ही लो लेवल के काम करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, उसके लिए बिलो डिग्निटी, कि बस ये हमारा इसके साथ में साथ ना छूटे, ये हमारे साथ में बना रहे। सो दे विल गो very very long and extra mile to please people so that they remain with them. तो फिर इनको जो है हमेशा अप्रूवल चाहिए होता है दूसरों का। किसी के साथ भी कर रहे हैं, मान लो जो कोई काम किसी ने बता भी दिया कि ये काम कर लो, जैसे
कोई चार्ट पे ड्राइंग बनानी है, वो बहुत अच्छा पेंटर भी है, लेकिन वो जब कोई बताएगा अच्छा ये चीज़ पेंट करो तब वो करेगा। ए एंड बी उसने बहुत अच्छी पेंटिंग बना भी ली, जो उसने कहा वो बना भी ली, तो भी जब तक वो नहीं कहेगा कि हाँ बड़ी शानदार पेंटिंग है, उसको कभी मतलब ये नहीं होगा कि हाँ मैं जो किया है वो ठीक है। तो इनको एक्सटर्नल फैक्टर से अप्रूवल बहुत चाहिए होता है। देखो फीडबैक और अप्रूवल में बहुत फ़र्क होता है। फीडबैक इज़ ए गुड थिंग। हमने ड्राइंग बनाई, दूसरे से पूछा कि बताओ उसमें कैसी लग रही है, तो हर एक आदमी अपने व्यू से बोलेगा, पर ज़रूरी थोड़ी कि हम हर एक की बात मान लें। भाई अगर हमने तोते की ड्राइंग बनाई है और हमने हरा बनाया है, कोई कहे नहीं नीला होता तो ज़्यादा अच्छा है, तो हम कहेंगे, हम अपने दिमाग से भी तो सोच सकते हैं कि भी नीला होना चाहिए, हरा होना चाहिए। फीडबैक है, ठीक है, उसके हिसाब से नीला होना चाहिए, फाइन। पर इनको अगर किसी ने अगर ऐसा कह दिया तो बस वो कितना भी अच्छा हरे रंग का बनाओ, उनको खराब लगेगा, क्योंकि अप्रूवल नहीं मिला एक्सटर्नली। फिर अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं एडोलेसेंस का। तो एडोलेसेंस एज में जो हमने पढ़ा है कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ होती हैं, इसमें आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो रहा होता है एडोलेसेंस का। तो वो सारे वो काम कर रहे होते हैं जिससे उनको लगता है कि उनकी आइडेंटिटी बनेगी, है ना। सही और गलत दोनों तरह के गलत काम भी कर रहे होते हैं, जैसे स्मोकिंग करेंगे ये दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े हो गए हैं, ठीक है, या कपड़े जो है अपने मर्जी के पहनेंगे। टीनेजर मुझे नहीं लगता कि माँ बाप की मर्जी के कपड़े पहनता होगा कोई। पर ये जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, ये इवन इन एडोलेसेंट एज जो है वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहेंगे कि उनके हर डिसीजन को पेरेंट्स लें, कि किस कॉलेज में एडमिशन लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कपड़े कौन से पहनने हैं, कहाँ घूमने जाना है, कौन सी मूवी देखनी है, फ्रेंड्स कौन से होने चाहिए। तो मेजर माइनर सब डिसीजंस पे जो है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होंगे ये। मैं रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, रिस्पेक्ट तो अच्छी बात है, दैट शुड बी डन, पर ये डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे अगर पेरेंट्स नहीं लेंगे तो। देयर इज नो हार्म इन आस्किंग पेरेंट्स कि मैं ये करना चाहता हूँ, आप बताइए क्या है। और अगर आपको लगता है कि वो डिसीजन आपके मतलब का है तो उसको फॉलो कीजिए, और नहीं है तो यू ऑलवेज कैन गिव ए लॉजिकल रीजन, भाई मुझे इसलिए पसंद नहीं, मैं ये करूँगा। आपको जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, आपको कॉमर्स लेना पसंद है, पेरेंट्स ने बोला नहीं तुम जो है इंजीनियर बनने के लिए जो है मैथमेटिक्स लो, तो तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, इंजीनियर बनना है, तुम डिसाइड करो और फिर उसी हिसाब से सब्जेक्ट चूज कर लो। तो ये वो नहीं कर पाएंगे, उनका मन नहीं भी होगा ना तो भी वो मैथमेटिक्स ले लेंगे, क्योंकि उनको फियर ऑफ अबेंडनमेंट होगा ना, पेरेंट्स के जो है मुझे फिर बताना ना बंद कर दें, डिसीजन मेरे लिए लेना ना बंद कर दें कि हमारी तो तुम सुनते ही नहीं हो। सो इवन जैसे कोई इनसे ओपिनियन पूछेगा भी, जैसे कोई डिस्कशन चल रहा है, उस डिस्कशन में किसी ने अपनी कोई ओपिनियन रखी कि भाई फ्रूट्स में जो है सबसे अच्छा तो आम लगता है मुझे। फिर ऐसे डिस्कशन होते थे, फिर इससे पूछा कि अच्छा बताओ तुम्हारे हिसाब से कौन सा सबसे अच्छा फ्रूट है। तो अब क्योंकि पहला वाला जो है आम कह चुका है और इसको भले ही सेब पसंद हो, ये कभी नहीं कहेगा कि इसको सेब पसंद है, अपनी ओपिनियन भी एक्सप्रेस नहीं करेगा, कि उसको ये लगेगा कि मैंने अपनी ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी तो कहीं ये ना सोचे कि मैं जो है इसके अगेंस्ट में बोल रहा हूँ और ये मुझे छोड़ ना दे। इस लेवल का डिपेंडेंस इनके दिमाग में होता है। सो ये कुछ की फीचर्स थे, मोस्टली मैंने सारे कवर कर लिया, पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे, जो छूट गया होगा तो वो हम कवर कर लेंगे, लेकिन जितना मैंने अभी तक बताया इतना समझ में आ गया ना। ठीक, से फिर नेक्स्ट है, अब जो मैंने बताया था कि कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं करेंगे किसी के बिना। तो ये इसलिए नहीं कि इनमें एनर्जी कम है, मोटिवेशन कम है, इनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है अपनी एबिलिटीज़ के बारे में, कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। और जैसे कोई रिलेशनशिप में ये हैं और वो रिलेशनशिप में जो है फॉर वट एवर रीजन्स ब्रेकअप हो गया, तो इनको तुरंत दूसरा जो है कोई रिलेशनशिप चाहिए होगा, क्योंकि अकेले रह ही नहीं सकते, ठीक है। और उस रिलेशनशिप में भी जब रहेंगे तो वो रिलेशनशिप ख़त्म हो जाए उसके लिए वो सब कुछ वो करेंगे जो नहीं करना चाहिए, कि ये किसी तरह हमारे साथ जुड़ा रहे। तो मतलब इनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है रिलेशनशिप में, सामने वाला अगर जो है नार्सिसिस्टिक हो तो। हमने कल पढ़ा था ना, नार्सिसिस्टिक में वो एक्सप्लॉइट करते हैं, तो उसको तो खाली सेल्फ इंटरेस्ट चाहिए होता है, और डिपेंडेंट वाले को जो है कोई साथ चाहिए। तो अगर कोई रिलेशनशिप में डिपेंडेंट पर्सनालिटी वाला नार्सिसिस्ट के साथ में, तो बहुत एक्सप्लॉइट होगा।
फिर जो हाँ ये जरूर है, कभी कभी जो है हमेशा पैथोलॉजिकल हो डिपेंडेंस ये जरूरी नहीं, कभी कभी जो है फंक्शनल भी होती, सिचुएशनल भी होती। जैसे कि कोई छोटा बच्चा है, उस छोटे बच्चे का जो है घर में कोई बहुत स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ, लेटर से कि फादर की या किसी सिबलिंग की डेथ हो गई, तो बच्चा जो है साइन शो करने लग जाएगा डिपेंडेंस के। पर वो हमेशा के लिए नहीं होगा, वो थोड़े दिनों बाद ठीक हो जाना चाहिए। लेकिन अगर लंबे समय तक चला ऐसे, तो फिर वो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर कहलाएगा। ठीक। और जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वो आईसीडी में भी दिया है, डीएसएम में भी दिया है। तो आईसीडी 10 के हिसाब से जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसमें कम से कम 3 सिम्टम्स होने चाहिए। कौन कौन से? एक तो इम्पॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस वो खुद नहीं ले पाएंगे, हमेशा जो है कोई एनकरेज करेगा तब कर ले पाएंगे। दूसरा जो है अपनी नीड्स को हमेशा सबऑर्डिनेट रखेंगे। देखो सेक्रीफाइस करने में कभी कभी कोई बुराई नहीं है, इट इज़ ए वर्च्यू कि अपने दूसरों के लिए जो है अपने सुख को कभी आदमी सेक्रीफाइस करे, अच्छी बात है, लेकिन हमेशा नहीं। इट इज़ ये फिक्स पैटर्न नहीं होना चाहिए कि हमेशा जो है जब किसी और की नीड्स और मेरी नीड्स की बात आएगी तो हमेशा जो है मेरी नीड्स नीचे ही हैं। और ये इसलिए नहीं कर रहे होते कि इनका नेचर बहुत अच्छा होता है, ये इसलिए कर रहे होते कि दे आर ट्राइंग टू कंप्लाई विद द विशेस ऑफ अदर्स। उसकी बात माननी है इसलिए कि उनको ये डर है कि छूट जाएगा। अगर कोई मान लो साधु सन्यासी महात्मा है, वो जो है बहुत सेक्रीफाइसिंग है, स्पिरिचुअल है, इसलिए उसको लगता है कि ह्यूमन बींग्स जो है सबकी इच्छा मुझे पूरी करनी चाहिए, मैं रहूँ ना रहूँ वो एक अलग बात है, उसको बदले में चाहिए नहीं ना कुछ किसी से, दैट इज डिफरेंट थिंग। तो वो पैथोलॉजिकल नहीं है। यहाँ पैथोलॉजिकल इसलिए कि ये इसकी ये साइकोलॉजिकल नीड फुलफिल नहीं हो रही है कि मेरे साथ कोई रहेगा नहीं, बुरा ना मान ले, चला ना जाए, इसलिए कर रहा है। और ये जो है इवन थर्ड पॉइंट है, अपने इवन रीजनेबल डिमांड्स भी जो है नहीं कह पाते हैं। जैसे एक कोई 2 लोगों की सीट है, उसमें एक आदमी ऑलरेडी बैठा हुआ है और काफ़ी फालतू जगह जो है छोड़ के बैठा हुआ है, तो बची हुई थोड़ी सी जगह में भी ये बैठ जाएंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि आप उधर थोड़ा खिसक जाओ, जगह है, कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, फिर रास्ते में मुझसे बात ना करे, ऐसे टाइप से है। तो रीजनेबल डिमांड भी नहीं। या पानी है एक बॉटल में, तो दूसरा पी रहा है तो इसको भी प्यास लगी है, तो ये नहीं बोलेंगे थोड़ा मेरे लिए भी छोड़ देना, इस टाइप से जो है, क्योंकि बुरा मान जाएगा कि मुझे छोड़ के चला गया। तो रीजनेबल जो डिमांड है, जो कोई भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दूसरे से कर सकता है और सामने वाला बुरा भी नहीं मानेगा, वो भी नहीं करते हैं। और अगर ये कभी गलती से इनको अकेला रहना पड़ गया, फोर्थ पॉइंट, तो ये जो है हेल्पलेस फील करेंगे, दे विल फील कि दे आर हेल्पलेस, और कुछ ये कर नहीं पाएंगे, और एकदम एग्जैजरेटेड फियर होगा, बहुत ज़्यादा डर होगा कि ये मैं अब अपना ध्यान कैसे रखूंगा, क्योंकि इन्होंने अपना ध्यान तो कभी रखा ही नहीं है, हमेशा किसी और ने रखा है, तो अकेले रह गए तो अब कौन ध्यान रखेगा। इस डर से जो है इनको हेल्पलेसनेस की फीलिंग होगी। देखो वर्ड है हेल्पलेसनेस, मतलब अपनी हेल्प नहीं कर पाएंगे, इनको ऐसा लग रहा होता है। फिर 5वां पॉइंट है कि प्री ऑक्यूपेशन विद फियर ऑफ बीइंग अबंडेंट। देखो प्री ऑक्यूपेशन, अभी किसी ने अबंडेंट किया नहीं है, ना कोई करने जा रहा है, बस इनको फियर है कि कोई कर ना दे, तो हमेशा उसी में लगे रहेंगे, कोई मुझे छोड़ ना दे, इसके लिए मैं क्या करूं, तो मैं क्या इसके लिए करूं, कैसे खुश रखूं, कैसे इसकी गुड बुक्स में रहूं, कैसे इसे अपने पास लाऊं, इसी में हमेशा उलझे रहेंगे। फिर लिमिटेड कैपेसिटी टू मेक एवरीडे डिसीजन। पहला पॉइंट तो था इंपॉर्टेंट लाइफ डिसीजंस का, लास्ट पॉइंट है एवरीडे डिसीजंस, जो मैंने बताया है कि किस रास्ते से स्कूल जाना है, छोटी छोटी बातें हैं, मेन्यू में क्या ऑर्डर करना है, कपड़े कौन से पहनूं आज, इसमें भी। सो ये जो है 6 पॉइंट है, इसमें से कम 3 होने चाहिए, तो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर डायग्नोस होगा एज पर आईसीडी 10। ठीक है। अब डायग्नोस्टिक फीचर जो है वही सेम चीज़ें जो हम ऊपर बात कर चुके हैं, मैं क्विकली बोलता जाऊंगा क्योंकि रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल्सो। ग्रेट डिफिकल्टी मेकिंग एवरीडे डिसीजंस, तो ये बात करने से पता लग जाएगा। फिर जो है इंडिविजुअल, दूसरा है इंडिविजुअल tend to be passive and allow other people to take the initiative and assume responsibility for most major areas.
पैसिव है, मतलब कोई ले ले तो ठीक है, नहीं तो हमें कुछ नहीं करना। ये भी नहीं कि मुझे ये करना ही है और कोई बताओ मुझे क्या करना है, ऐसा भी नहीं होगा, पैसिव। और कोई डिसीजन ले रहा है तो उसमें मतलब ये भी नहीं कि हाँ अच्छा ऐसा हो जाए तो कैसा हो जाए, वैसा हो जाए, वो डिसीजन में भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। फिर इंडिविजुअल विद दिस डिसऑर्डर टिपिकली डिपेंड ऑन पेरेंट्स और स्पाउस टू डिसाइड वेयर दे शुड लिव, कहाँ पे घर बनाएं, कहाँ रहें। ठीक है, या तो पेरेंट्स बताएंगे या स्पाउस बताएगा, खुद डिसीजन नहीं ले पाएंगे। कौन सा जॉब करें, किस नेबर से फ्रेंडशिप करें, इवन यहाँ तक भी। ठीक है, और एडोलेसेंट का मैंने बता ही दिया कि वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड रहते हैं कि अपने जो है सारे डिसीजन वो लेंगे। देन क्या होता है कि एक एज अप्रोप्रिएटनेस भी होती है डिसीजन टेकिंग में, मतलब हर डिसीजन जो है हम हर एज में लेने की कैपेबल नहीं होते हैं। सो अगर जो है आदमी एज अप्रोप्रिएट डिसीजन नहीं ले पा रहा है, वो चीज़ इनमें देखी जाती है कि जो एज है इस हिसाब से तो इनको डिसीजन लेना चाहिए। जैसे मान लो कोई 8th क्लास का बच्चा है, तो 8th क्लास का बच्चा है कि उसको आगे कौन सी सब्जेक्ट्स लेनी चाहिए अभी इतनी समझ नहीं है, वो अगर गाइडेंस लेता है तो नॉर्मल बात है। लेकिन 8th क्लास का बच्चा जो है, ये माँ बाप 8th का मतलब 12-13 साल का हो गया है, तो ये पूछे कि मुझे कौन से रंग के कपड़े पहनने चाहिए, तो ये थोड़ा अलग टाइप का हो जाता है कि एडोलेसेंट एज है, तो ये इसमें तो बल्कि उल्टा ये करते हैं कि जो बोला जाएगा वो नहीं पहनेंगे, और ये पूछ रहा है। तो एज अप्रोप्रिएटनेस भी देखनी होगी डिसीजन मेकिंग में, वो एक क्राइटेरिया ध्यान में रखना होता है। और ये जो है अगर किसी ने इनको गुस्सा दिलाने की बात की भी, मान लीजिए इनको गुस्सा आ भी रहा है, किसी ने गलत कर दिया इनके साथ, तो ये दे विल नॉट गेट अप्रोप्रिएटली एंग्री विद देम, गुस्सा शो नहीं करेंगे, कि इनको वो डर है ना कि मेरा रिलेशन खराब हो जाएगा, छोड़ के चला जाएगा, तो कुड़ते रहेंगे अंदर से लेकिन एक्सप्रेस नहीं करेंगे। ठीक है, फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस तो लैक होगा ही होगा इनमें, और इंडिपेंडेंटली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक इनमें जरूर खास बात होती है कि अगर इनको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो कॉन्स्टेंटली इनके काम को फीडबैक दे रहा है, जैसे मान लो ये कोई मूर्ति बना रहा है, हर थोड़े टाइम पे आके वो बता रहा है हाँ अच्छी बन रही है, या थोड़ा ऐसा कर लो, तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं, देन दे कैन वर्क वेरी नाइसली। तो इनको कांस्टेंट जो है सुपरविजन और अप्रूवल की जरूरत होती है, कोई इनको कॉन्स्टेंटली बताए क्या करना है, कॉन्स्टेंटली बताए कि जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ऐसा अगर इनको मिल जाए एनवायरनमेंट तो ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली वही करेंगे ना जो बोला गया है, तो काम की क्वालिटी तो अच्छी होगी अगर सुपरवाइजर अच्छा है तो। और हाँ, एक और ख़ास बात है कि इनमें जो है इनको जानबूझ के ये लोग जो है और कॉम्पिटेंट नहीं बन रहे होते हैं, जानबूझ के अपने आप को कॉम्पिटेंट नहीं बना रहे होते हैं, क्योंकि इनको ये लगता है कि अगर मैं कॉम्पिटेंट बन गया तो मेरे साथ लोग रहेंगे नहीं, छोड़ के चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल, कोई लेडी वाइफ है, तो वो इसलिए ड्राइविंग नहीं सीखेगी, अगर मैं ड्राइविंग सीख गई तो फिर मेरे हस्बैंड मुझे जो है छोड़ देंगे कि अच्छा अपने काम खुद करो, तो ड्राइविंग ही नहीं सीखेगी। इस तरह से डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है। जैसे एक मैं किसी की काउंसलिंग कर रहा था, तो उसने बताया कि उसके मदर फादर में अक्सर झगड़े होते हैं, तो जो बात सुन के मुझे समझ में आया कि उसकी मदर को डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, उसकी वजह से फादर खींच जाते हैं। जैसे दो बच्चे हैं घर में, और दोनों बड़े बच्चे हैं, 18 साल से ऊपर के हैं दोनों, और पैसों की कोई कमी नहीं है घर में। सो अगर मदर को आइसक्रीम चाहिए होगी तो फादर को फ़ोन करके बोलेगी आइसक्रीम ले आना, और फादर अगर आइसक्रीम लेके नहीं आए तो फिर वो लड़ेंगी इन द सेंस कि कंप्लेन करेंगी। फादर कहते भी है भाई बगल में तो दुकान है, तुम जाके ले आओ, बच्चों को भेज दो, इसमें मैं नहीं लाया तो कौन सी बढ़ेगा, नहीं तुम्हें लाना है। सो उसको मतलब समहाउ ये फियर है कि अगर ये नहीं लाएंगे तो मतलब ये मुझे प्यार नहीं करते, या छोड़ दिया है, अबेंडन कर दिया, इस टाइप से। सो ऐसे डिपेंडेंट इस टाइप के काम करते हैं डिपेंडेंट पर्सनैलिटी वाले। देन क्योंकि इस पर्टिकुलर जो एग्जांपल मैंने दिया है इसमें उसकी मदर जो है वो लड़ती हैं फादर से, इसलिए डिपेंडेंट पर्सनैलिटी नहीं लगा मुझे, ये लड़ नहीं सकते डिपेंडेंट पर्सनैलिटी, लेकिन कंप्लेन तो कर सकते हैं। कंप्लेन भी इन द सेंस कि
ऐसे कंप्लेन होगी कि वो जैसे भीख सी मांग रहे हो। हाँ, नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड कंप्लेन कि तुमने देखो वो नहीं लाया, मुझे अच्छा नहीं लगा, ऐसे नहीं होगा। तो फिर इंडिपेंडेंट लिविंग के जो है स्किल जो है वो अपने अंदर आने नहीं देते हैं, क्योंकि वो कोई छोड़ के इनके चला जाएगा, ये फियर इनके में रहता है। फिर ये तो मैंने बता दिया, वॉलंटियरिंग फॉर अनप्रेजेंट टास्क इफ सच बिहेवियर विल ब्रिंग द केयर दे नीड। अनप्रेजेंट टास्क भी करने को ये खुश रहते हैं, राजी रहते हैं कि अगर इनको जो केयर चाहिए वो मिल रही है सामने वाले से। देन अब जो इनको क्योंकि एक्सेसिव बॉन्डिंग की जरूरत होती है सामने वाले से, तो जो इनके रिलेशंस होते हैं वो इम्बैलेंस या डिस्टॉर्टेड होते हैं। इम्बैलेंस का मतलब एक तो एक्सप्लॉइट किए जा रहा है और दूसरा जो दिए जा रहा है, या एक कॉन्स्टेंटली दुखी है, एक कॉन्स्टेंटली जो है मजे कर रहा है। ठीक है, डिस्टॉर्टेड में कैसे हो सकता है कि नॉर्मली ये एक्सपेक्ट किया जाता है हस्बैंड से कि वो मेजर डिसीजंस फैमिली में ले, पर वो कोई डिसीजन ले ही नहीं पा रहा है। हर डिसीजन जो है या तो बच्चे ले रहे हैं, या उसकी वाइफ ले रहे हैं, या इन लॉज ले रहे हैं, डिस्टॉर्टेड टाइप का हो गया, कोई बाहर वाला ले रहा है। ठीक है, और ये तो मैंने बता दिया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेल्फ सेक्रीफाइसेस करेंगे। एंड ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेल्फ सेक्रीफाइसेस जो हैं वो वर्बल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं, सेक्सुअल अब्यूज भी हो सकता है। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। जो सामने वाला गाली भी दे रहा है तो भी ये सुने जा रहे हैं, रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, पीट भी रहा है तो भी जो है नहीं कर रहे हैं, कोई रिटेलिएट या मना भी नहीं कर रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है तो भी नहीं जो है वो मना कर रहे हैं। तो इस हद तक ये चले जाते हैं डिपेंडेंसी में। इसीलिए मैंने बताया कि वो जो मदर वाला एग्जांपल जो मैंने दिया उसमें डिपेंडेंस तो नहीं है, क्योंकि शी फाइट्स। और ये तो मैंने बता दिया कि जब वो अकेले होते हैं तो वो अनकंफर्टेबल और हेल्पलेस फील करते हैं। हाँ, और ये भी है कि दे विल टैग अलोंग विद अदर इंपॉर्टेंट पीपल जस्ट टू अवॉइड बीइंग अलोन। जैसे कि ये एक ग्रुप में है, उस ग्रुप में लोग वो पिक्चर देखने जा रहे हैं जो इनको बिल्कुल पसंद नहीं है, इनका बिल्कुल मन नहीं है, इनको नफरत है उस पिक्चर से, लेकिन फिर भी क्योंकि फ्रेंड्स के ग्रुप में रहना है तो इसलिए साथ में चल लो। ये नहीं कह पाएंगे कि ऐसा तुम लोग देखा मेरे को मेरा मन नहीं है। सो दे विल टैग अलोंग विद अदर इंपॉर्टेंट पीपल जस्ट टू अवॉइड बीइंग लेफ्ट अलोन। ये भी है। तो इनके इंटरेस्ट कुछ और होंगे लेकिन कर कुछ और रहे होंगे, उससे पता लग जाएगा जब बात करेंगे तो। और ये मैंने बता दिया कि एक क्लोज रिलेशनशिप एंड होगा, दूसरा ये अर्जेंटली सीख करेंगे, तो रिबाउंडिंग बहुत फास्ट होती है इनकी। और इनको हमेशा ये लगता है क्योंकि अगर कोई रिलेशनशिप नहीं होगा तो ये कुछ कर ही नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमेशा जो है बहुत जल्दी और इनडिस्क्रिमिनेटली अटैच रहते हैं, मतलब जल्दी अटैच हो जाएंगे दूसरे से। अभी कुछ ही दिन की जान पहचान हो और एकदम से इतने क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि डिपेंडेंस है ना, चाहिए इनको, बहुत तेजी से क्लोज होंगे। रिलेशनशिप बिल्ड होने में टाइम लगता है, खत्म तो एकदम जल्दी से हो सकता है, बिल्ड होने में टाइम लगता है। तो वो इनको रिलेशनशिप बिल्ड करने में टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये तो हर चीज़ करने को राजी है डिपेंडेंस की वजह से। सो दे डेवलप द रिलेशनशिप वेरी क्विकली और इनडिस्क्रिमिनेटली अटैच हो जाते हैं, मतलब हर चीज़ में अटैच है। अब जो है जो इनको अबंडनमेंट का फियर हो रहा होता है उसका कोई जस्टिफिएबल ग्राउंड नहीं होता है कि भाई इनको क्यों लग रहा होगा। जैसे कि सामने वाला आपको कॉम्पिटेंट भी मानता है, आपको गुड लुकिंग भी मानता है, आपको अपनी क्लास का भी मानता है, आपको पसंद भी करता है, आपके साथ टाइम भी स्पेंड करना चाहता है, सो व्हाई दैट पर्सन विल अबंडन यू। पर इनके दिमाग में ये बात नहीं आएगी, दे विल फील कि वो अबंडन कर सकता है। दिस पॉइंट इज क्लियर ना? ठीक। अब जो है जो हमने पिछली पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ा था, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, इनमें सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पढ़ेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये याद चीज़ें ऐसे ही रहती है, सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस जब याद करते हैं ना तो अपने आप याद हो जाती चीज़ें। तो दोनों में कॉमन क्या है? फियर ऑफ अबंडनमेंट, दोनों में कॉमन है। डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में भी है और बॉर्डरलाइन में भी है। लेकिन फ़र्क क्या है कि बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो फियर ऑफ अबंडनमेंट होने पे उनके अंदर इमोशनल एम्प्टीनेस, रेज
और डिमांड्स होती थी। लेकिन डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले क्या कर रहे हैं, ये अपीजमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, उसको खुश और ज़्यादा करने लग जाएंगे, सबमिसिव और ज़्यादा हो जाएंगे, और अगर फिर भी काम नहीं बना तो रिप्लेसमेंट रिलेशनशिप ले लेंगे, कोई और जो है किसी को रिप्लेस कर लेंगे। तो ये डिफरेंस है। फियर ऑफ अबैंडनमेंट दोनों में है, बोथ borderline personality disorder as well as dependent personality disorder, they have fear of abandonment। ये तो कॉमन हो गया। डिफरेंस, borderline personality disorder में इमोशनल एम्प्टीनेस होगा, रेज होगा, डिमांड होगा if there is fear of abandonment, whereas in dependent personality disorder they will increase appeasement, submissiveness या replacement of relationship। तो ये डिफरेंस होगा इनका। फिर borderline personality disorder जो है वो टिपिकली कैसे रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, बड़े इंटेंस टाइप के, हमने पढ़ा था ना, बिटवीन आइडियलाइजेशन एंड डेमोनाइजेशन। या तो कहेंगे कि ये आदमी हमारे लिए भगवान है, सब कुछ है, और या फिर ये तो राक्षस है, ये तो इंसान ही नहीं है। तो उनमें जो है रिलेशनशिप का पैटर्न ये होता है। लेकिन हमने भी पढ़ा कि डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ऐसा नहीं होगा, वो कभी जो है लड़ाई झगड़े वाली बात तो नहीं होगी। और एक हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी होती है, वो आगे हम पढ़ेंगे और डिटेल में। तो उसमें और डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, दोनों में एक कॉमन चीज़ क्या है कि दे बोथ नीड रीअश्योरेंस एंड अप्रूवल एंड मे अपीयर चाइल्ड लाइक एंड क्लिंगी। मतलब दोनों को एक्सटर्नल अप्रूवल और एश्योरेंस की जरूरत है, हिस्ट्रियोनिक एंड डिपेंडेंट पर्सनैलिटी दोनों को जरूरत है। और दोनों जो है चाइल्ड लाइक अपीयर होंगे, बच्चों की तरह क्लिंगीनेस होगा। लेकिन जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले ये चाहने के लिए क्या करेंगे, सेल्फ एफेसिंग। सेल्फ एफेसिंग मतलब खुद को एकदम खत्म कर देना, एकदम अपनी इच्छाओं को खत्म कर देना, डोसाइल बिहेवियर हो जाएगा। लेकिन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी वाले क्या कर रहे होंगे, फॉर अप्रूवल एंड रीएश्योरेंस वो दे विल बी वेरी ग्रेगरियस, मतलब दोस्ताना व्यवहार होगा, फ्लैम्बॉयंट, बिल्कुल फ्लैशी होंगे, और दे विल बी डिमांडिंग अटेंशन। यहाँ पे सबमिसिवनेस और सेल्फ एफेसिंग होगा, डोसाइल बिहेवियर होगा, वहाँ पे ग्रेगरियसनेस, फ्लैम्बॉयंस और डिमांड फॉर अटेंशन इन हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। सो नेक्स्ट जो डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर और अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दोनों में क्या होगा, फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी, हाइपर सेंसिटिविटी टू क्रिटिसिज्म और नीड फॉर रीएश्योरेंस। ये तीन चीजें दोनों में है, किसमें, डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर एज वेल एज अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो लास्ट वाला पैराग्राफ है उसमें है। सो दोनों में ही क्या, किस चीज की जरूरत है, दे आर फीलिंग इनएडिक्वेट, दे आर हाइपर सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म एंड दे नीड रीएश्योरेंस। ये तो कॉमन हो गया। लेकिन अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है इतना स्ट्रॉन्ग फियर होता है ह्यूमिलेशन और रिजेक्शन का कि वो विड्रॉ कर जाते हैं कहीं जाने के लिए, मिक्सअप होने के लिए, अनटिल एंड अनलेस वो इस बात की गारंटी उनको नहीं है, सर्टेन नहीं है कि उनको एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले क्या करेंगे, तो वो इम्पोर्टेंट कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे रादर देन अवॉइडिंग एंड विड्रॉइंग। वो सब कुछ वो करने की कोशिश करेंगे, सामने वाले को खुश हो, सबमिसिव हो जाएंगे, डोसाइल हो जाएंगे, पर उसको विड्रॉ नहीं करेंगे। ये डिफरेंस है अवॉइडेंट और डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। अब कॉजेस की बात करें तो बोथ बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल फैक्टर है। बायोलॉजिकल तो जेनेटिक हो गया, ठीक है। कई बार लर्न बिहेवियर भी हो सकता है, जैसे उसके पेरेंट्स में से कोई एक जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाला है और उसको अगर उसने रोल मॉडल बना लिया तो फिर वो तो हो जाएगा ऐसा। जिसे एक मैं थोड़ा स्लाइटली हट के एग्जांपल दे रहा हूँ कि आई वाज काउंसलिंग समबडी, तो उसके फादर को जो है गैड है, जनरल एंजाइटी डिसऑर्डर। तो और वो उसको खुद को भी पता है कि उसके फादर को गैड है, शी नोज। लेकिन समहाउ उसमें भी वही सिम्टम्स आने शुरू हो रहे हैं, क्योंकि उसने बचपन से अपने फादर को वही करते देखा ना, एक्सेसिव वरिंग, अननेसेसरी वरिंग। तो इसी तरह से इसमें भी पॉसिबिलिटी तो है
कि उसने अपने पेरेंट्स को देखा हुआ है डिपेंडेंट दूसरों पे हमेशा से, तो उसको लगेगा कि हो सकता है कि यही लाइफस्टाइल वो अपना ले, इट कुड बी लर्न बिहेवियर। तो ये है। तो इसीलिए जो अच्छा दूसरा जो है, जो अथॉरिटेरियन एंड ओवर प्रोटेक्टिव जो पेरेंटिंग स्टाइल है, उससे भी हो सकता है डिपेंडेंट पर्सनालिटी ऑर्डर के ट्रेट्स आ जाएं। वैसे तो अथॉरिटेरियन पर्सनालिटी डिसऑर्डर, अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग अच्छी मानी जाती है। अथॉरिटेरियन उसमें पेरेंटिंग में क्लियर कट गाइडलाइंस ड्रॉ कर दी जाती है और उनको बाउंड्रीज सेट कर दी जाती हैं, डिसीजन कहाँ ले सकते हैं। लेकिन उसमें अगर हम ओवर प्रोटेक्टिव हो जाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये सब जो चीज़ें की जाती हैं वो बच्चे को प्रोटेक्शन देने के लिए की जाती है, पेरेंटिंग में जो भी की जाती हैं। तो अगर उसका ओवर प्रोटेक्शन होने लग जाएगा तो बच्चा फिर डिपेंडेंट हो जाएगा पेरेंट्स पे। इसलिए भी बच्चे में जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स आ सकते हैं। और अगर जो है जो केयर टेकर है उसका ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाए और इंट्रूसिव बिहेवियर हो जाए बच्चे के जीवन में, तो भी हो जाएगा। आई हैव मेट सर्टेन पर्सन इन माई लाइफ, उसको जो है अपने कपड़ों का साइज तक नहीं पता है, क्योंकि उसके कपड़े हमेशा किसी ने और ने खरीदे। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्सन हु इज इन अर्ली 20s। उसको अपने कपड़ों का साइज नहीं पता है कि उसका टॉप किस साइज का है, बॉटम किस साइज का है, नथिंग। दैट पर्सन डजंट नो कि हमेशा उसकी मदर ने ही कपड़े खरीदे। दैट पर्सन नेवर बॉट एनी क्लोथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। सो ये भी एक फैक्टर्स हैं। फिर कई बार क्या होता है, जो हमने पढ़ा था सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर्स पढ़ा था, तो उसमें हमने एक पढ़ा था मंचौसन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। तो उसमें जो है हम दूसरे के साथ में ऐसा कुछ कर रहे होते हैं कि वो डिपेंडेंट हो जाता है हमारे ऊपर। तो कई बार जो है पेरेंट्स जो है ये चाहते हैं कि बच्चे हमको छोड़ के ना जाएं, तो उसके लिए वो बच्चों को इतना डिपेंडेंट कर देते हैं अपने ऊपर कि बच्चा कोई डिसीजन ले ही नहीं पाता है। बच्चे को बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि इतने मेरे केयरिंग पेरेंट्स हैं, लेकिन डिसीजन लेने की कैपेसिटी इसमें डेवलप ऑब्वियसली नहीं होगी। और पेरेंट्स क्या कर रहे होंगे ऐसे कि जो अगर लॉयल्टी दिखाएगा बच्चा तो उसको जो है बहुत ज़्यादा बड़ा रिवॉर्ड देंगे, और अगर अटेम्प्ट करेगा उनके अगेंस्ट में जाने की तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे। तो डिपेंडेंस क्रिएट हो ही जाएगी। हर चीज़ उनसे ही पूछ के करनी है, हर चीज़ उनके किसी मर्जी के खिलाफ नहीं करनी, तो हो गई। तो दैट इज ऑल्सो देयर। तो और जो है जो फैमिली जिसमें ना इमोशनल एक्सप्रेशन प्रॉपर नहीं हो, बहुत कंट्रोलिंग हो, वहाँ पर भी डिपेंडेंस क्रिएट हो सकती है, डिपेंडेंस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रेट हो सकते हैं। और फैमिली में जो है रोल्स अगर पोरली डिफाइंड है, जैसे होता है ना फादर का अलग रोल है, मदर का अलग है, तो वो अगर पोरली डिफाइंड है तो भी डिपेंडेंस जो है पता ही नहीं होगा कि किसको क्या करना चाहिए, उसको समझ में नहीं आएगा कि बड़े होकर उसको बनना कैसा है। ठीक है। फिर अटैचमेंट पैटर्न्स होते हैं बच्चों के डिफरेंट। तो इसमें जो इनसिक्योर्ड अटैचमेंट पैटर्न होता है, अगर वो रहा है बच्चे का अपनी मदर के साथ में, तो वो भी जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर उनमें आ सकता है। वो जो इनसिक्योरिटी बचपन की है वो फिर बड़े होकर डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तब्दील हो सकती है। और ये भी देखा गया है कि अगर जो लोग जो है डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले हैं, उनको पहले डेवलपमेंटल ईयर से, मतलब जब वो बड़े हो रहे थे, उनको सोशली पब्लिकली काफ़ी ह्यूमिलेट किया गया है। इससे भी जो है उनके मन में काफ़ी डाउट्स हो गए हैं कि वो इनएडिक्वेट है, पता नहीं क्या सही है क्या गलत है, उनको आता नहीं है। तो इसलिए भी उनमें डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर के ट्रेट आ जाते हैं। तो अब बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में क्या है कि दे आर गिवन साइकोथेरेपी टू कोप विद एंग्जाइटी, असर्टिवनेस डेवलप करवाते हैं उन्हें, उनके डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो हैं वो भी इम्प्रूव कराने होते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें तो उनमें नहीं होती। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है, वो कैसे मैनेज करना है, असर्टिवनेस बिल्कुल नहीं होती है, इस वजह से मना नहीं कर पाते, वो कराना है। डिसीजन ले नहीं पाते हैं तो वो इम्प्रूव कराना है।
और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस ऑफ लाइफ जो है उस पर फोकस करते हैं। ये उम्मीद करना ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा कि ये सारी लाइफ के डिसीजन अपने लेने लग जाएंगे एकदम से। हो सकता है कि आगे लेने लग जाएं, लेकिन इनिशियली वी हैव टू फोकस ऑन द सॉल्यूशंस टू स्पेसिफिक लाइफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। अब जो लॉन्ग टर्म थेरेपी कहते हैं ना कि कुछ चीज़ों में लॉन्ग टर्म, खासतौर से पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जो है लॉन्ग टर्म थेरेपी चलती हैं, वो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के केस में मना है कि वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर बात तो वही होगी ना, डिपेंडेंस क्रिएट हो गई। हाँ, सो वो डिपेंडेंस रीइंफोर्स हो जाएगी, इसलिए वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो जितनी छोटी होगी उतनी अच्छा है। और उसमें हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट रखनी है तो बहुत लंबा कुछ तो कर नहीं सकते हैं, तो उसके फॉल्टी कॉग्निशंस और उससे रिलेटेड इमोशंस, जैसे फॉल्टी कॉग्निशन ये है कि मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, उससे रिलेटेड इमोशन ये है कि सेल्फ एस्टीम लो है, तो वो उस पर इस टाइप की चीज़ों पे वर्क करेंगे। असर्टिवनेस ट्रेनिंग, ग्रुप थेरेपी। हाँ, ग्रुप थेरेपी में भी ध्यान रखना होगा कि ग्रुप में सबसे डिपेंडेंट ना हो जाए ये एक दूसरे पे, ये भी देखना होगा। और अगर जो है वो अनहेल्दी रिलेशनशिप बना रहा है ग्रुप थेरेपी में, तो फिर रेस्ट्रेंट करना होगा, भाई नहीं, यू विल नॉट ज्वाइन ग्रुप एनी मोर, फिर रेस्ट्रेंट करना होगा। और जो टर्मिनेशन है थेरेपी का, वो लिटमस टेस्ट है। अगर टर्मिनेशन में प्रॉब्लम आ रही है, इसका मतलब थेरेपी ठीक नहीं हुई है, तो डिपेंडेंस क्रिएट हो गई है ना। सो दैट इज द लिटमस टेस्ट ऑफ थेरेपी, देयर शुड नॉट बी एनी प्रॉब्लम इन टर्मिनेशन। और कई बार आप ये देखोगे कि आपने थेरेपी दी तो इंडिविजुअल जो है सेल्फ रिलायंट नहीं बन पाया, ठीक है, और थेरेपी छोड़ के चला गया। तो इसको ये नहीं सोचना चाहिए कि थेरेपेटिक जो है रिलेशनशिप खराब था या थेरेपी फेलियर, ऐसा नहीं। हो सकता है वो थेरेपी में आया ही कोई स्पेसिफिक लाइफ प्रॉब्लम लेके हो, वो सॉल्व हो गई, चला गया, उसका ये इरादा ही नहीं था कि मुझे सेल्फ रिलायंट बनना है। ठीक है। सो इफ द इंडिविजुअल वाज नॉट सीकिंग लाइफ चेंजिंग थेरेपी, तो रिजल्ट आएगा ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि काउंसलिंग में मिशनरी जील नहीं होना चाहिए कि मैं सब ठीक कर दूंगा। जो क्लाइंट चाहता है उससे ज्यादा आप नहीं कर पाओगे। सो विद दिस आई थिंक वी आर फिनिश्ड। हाँ, जो हमारा डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, दैट वी आर फिनिश्ड। हिस्ट्रॉनिक वाला जो है वो हम नेक्स्ट उसमें लेंगे। सो शुड आई स्टॉप द रिकॉर्डिंग? ओके।